नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में चोल डायनेस्टी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, जिसमें हम लोगों ने राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो कि राजराज प्रथम का पुत्र था और राजराज प्रथम जो कि चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उनको हम लोगों ने एक एक करके देखा था। उम्मीद करती हूँ वो सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजवंश की जो फेमस थे, जो कि प्रचलित थे उस समय, यानी कि संगम काल के दौरान। ठीक है, संगम काल के दौरान जो महत्वपूर्ण राजवंश थे और संगम काल के दौरान जो महत्वपूर्ण साहित्य थे, ठीक है, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी, ठीक है, संगम युग के बारे में मिलती है। तो हम लोग संगम काल के दौरान चूंकि चोल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि संगम काल में भी चोल था, चेर थे, पांड थे, और आगे चल करके विजयालय के नेतृत्व में 850 में पुनः जो है चोलों का पुनरुत्थान होता है। उसी के दौरान हम बात करते हैं संगम काल में जो हम लोग अन्य जो है पांड और चेर राज्य से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जैसे मैं जो है क्वेश्चंस को जब रीड करूं तो आंसर साथ में देते हुए चलेगा। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। देखिए ध्यान रखिएगा, एक तरफ जो सूची दी हुई है, पहली सूची में संगम युग के दौरान जो महत्वपूर्ण रचनाएं की गई थी, ठीक है, संगम कवियों के दौरान, ठीक है, उस समय, तो उनसे संबंधित है, और वो जो किससे संबंधित है, वो जो रचनाएं हैं वो किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस पे डायरेक्ट हम चलते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, तिरुकुल्लूर। ठीक है, तिरुकुल्लूर दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दर्शन है। ठीक है, तोलकपियम हम लोगों ने बात किया था, ये जो रचना की गई थी तोलकपियम की, किसके द्वारा की गई थी, तोलकपियर के द्वारा किया गया था, जो ऋषि अगस्त के 12 महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक थे। ठीक है, और ये तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, क्या है, सबसे प्राचीन ये व्याकरण ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो आंसर देखिए डी का क्या हो जाएगा, 4 होना चाहिए। तो क्या हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सबसे तोलकपियम जो है ये सबसे प्राचीन, ठीक है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे शिल्पाधिकारम की बात करें दोस्तों, शिल्पाधिकारम क्या है दोस्तों, तो एक प्रेम कथा है, ठीक है, शिल्पाधिकारम, और ये एक, ठीक है, नुपुर से संबंधित यानी कि पायल से संबंधित ये प्रेम कथा है। इसकी रचना किसने किया था, हमने ये भी बात किया था। तो यहाँ पे इलंगो एडिगुल के द्वारा, ठीक है, अडिगिल के द्वारा इसकी रचना की गई थी, और ये संगम साहित्य का महत्वपूर्ण जो है महाकाव्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था। वही मणिमेखलन जो है ये क्या है, एक वणिक कथा है। ठीक है, वणिक कथा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जा सकता है, ठीक है, उपर्युक्त संग्रह का क्या नाम है। तो किस, यहाँ पे जो है शैव संतों का संग्रह है जिसको हम 5वां वेद के भी नाम से जानते हैं, वो कौन सा है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। 5वां वेद कौन सा है, ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तुरुमुराय। ठीक है, तुरुमुराय को अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कुरल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेगा। और ये तमिल दर्शन ग्रंथ है। देखिए अभी आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा है, तो ये भी पूछ सकता है कि ये तमिल दर्शन ग्रंथ है। ठीक है, तमिल दर्शन ग्रंथ है। और इसके बारे में और कौन से तथ्य हैं दोस्तों, और ये दूसरा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन ग्रंथ हमने क्या बात किया, हम लोगों ने जो सबसे प्राचीन बात किया वो तोलकपियम है, और दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो प्राचीन तमिल ग्रंथ है दोस्तों वो कौन सा है, तिरुमुराय, जिसको हम कुरल के भी नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ है। ठीक है, तमिल ग्रंथ है, सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके रचनाकार अगर आपसे पूछते हैं, देखिए इसे जो है, ये जो श्रीलंका के शासक थे और उनके जो पुत्र थे उनको शिक्षित करने के लिए, ठीक है, तिरुमुराय की रचना की गई थी। और ये ध्यान रखिएगा, इसी को हम किन नामों से जानते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इसे लघु वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, लघु वेद के नाम से जानते हैं, इसको 5वां वेद भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, और इसे तमिल बाइबल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसे तमिल बाइबल के नाम से जानते हैं, तो तमिल बाइबल जो है वो किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, तमिल बाइबल के भी नाम से इसे जाना जाता है, तिरुमुराय की। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तोलकपियम दिया है, तोलकपियर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये देखिए अन्य ऑप्शन देख लीजिए, अभी हम लोगों ने बात किया तोलकपियम जो कि सबसे, ठीक है, सबसे
तमिल व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, किसके द्वारा रचना किया गया था? तिरुमराई के द्वारा रचना किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें शिल्पाधिकारम, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मणिमेखलन है, ठीक है, शिल्पाधिकारम, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है इसको शिल्पाधिकारम हम बोलेंगे। और मणिमेखलन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये संगम कालीन महाकाव्य है। इन दोनों की बात करें दोस्तों तो ये क्या है दोस्तों, ये दोनों जो है संगम कालीन महाकाव्य है, ठीक है। अगर शिल्पाधिकारम की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो हम लोगों ने ये भी बात किया था कि यह जो रचना की गई थी वो इलंगो अडगिल, ठीक है, किसके द्वारा? इलंगो अडगिल के द्वारा किया गया था, जो कि ध्यान रखिएगा जो कि एक जो कि जैन थे, एक जैन लेखक थे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा चेर शासक से सेन गुटवन, उनके ये भाई भी थे, ठीक है, जो चेर शासक थे सेन गुटवन के ये भाई थे इलंगो अडगिल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है अगर आपसे पूछ दे भाई मणिमेखलन के रचनाकार कौन है, अगर आपसे ये पूछ दे कि मणिमेखलन के रचनाकार कौन है, ये ध्यान रखिएगा इसके जो रचनाकार है दोस्तों वो है सीतले, ठीक है, ध्यान रखिएगा सीतले सतनार, ठीक है, सीतले सतनार जो है वो मणिमेखलन के रचनाकार है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे जो है किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अरिकामेडु, अरिकामेडु से। अरिकामेडु दोस्तों कहाँ है, अगर आपसे ये पूछ दे तो देखिए पुडुचेरी जो है, देखिए वर्तमान का जो पुडुचेरी है दोस्तों, ठीक है, पुडुचेरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? देखिए ये जो है ये देखिए भारत है, और ये भारत का जो ये पूर्वी वाला क्षेत्र है इसी को कोरोमंडल जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और थोड़ा सा जो है तमिलनाडु का क्षेत्र मिलाकर के कोरोमंडल तट है दोस्तों। और यहीं पे जो है अरिकामेडु स्थित था, ठीक है, अरिकामेडु। और अरिकामेडु की दोस्तों बात करें तो जो एक देखिए हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में एक बात किया था, एक साहित्य थी दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो कि अज्ञात एक लेखक के द्वारा लिखा गया, उसका नाम नहीं पता है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी जो है अरिकामेडु का उल्लेख किया गया है। और अरिकामेडु को एक अन्य नाम से जाना जाता था दोस्तों, किस नाम से जाना जाता था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको पुडक्कू के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसको पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में क्या कहा गया है दोस्तों? पेडुक्कू कहा गया है। तो पेडुक्कू किस बंदरगाह को कहा जाता था? अरिकामेडु में कहा जाता था। ये किस नदी के किनारे स्थित है ये भी ध्यान रखिएगा अगर आपसे, तो जिज्जी नदी के किनारे, ठीक है, जिज्जी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अरियनकूप, अरियनकूप नदी के भी नाम से इसको जाना जाता है, जिज्जी नदी के तट पर स्थित है। और एक जो है नीलकंठ शास्त्री है दोस्तों, साहित्यकार नीलकंठ शास्त्री। तो नीलकंठ जो शास्त्री हैं इन्होंने कहा था कि अरिकामेडु में जो है रोमन बस्ती है, क्योंकि यहाँ पे हमें रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे देखिए किसके किसके साक्ष्य मिले? रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। एम्फोरा, एम्फोरा के साक्ष्य मिले। एम्फोरा दोस्तों एक जार हुआ करता था, कुछ इस तरीके का जार हुआ करता था, देखिए कुछ इस तरीके का ये जार हुआ करता था, और इसको जो है पकड़ने के लिए ये दो हत्थे लगे रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके का ये जार हुआ करता था। तो ये जो है एम्फोरा जो कि रोमन साम्राज्य में इस्तेमाल किए जाने वाला ये मृदभांड था, बर्तन था, होता था दोस्तों। तो इसको जो है ये भी हमको इसके भी साक्ष्य मिले, तो इससे पता चलता था कि भाई इनके आपस में व्यापारिक संबंध रहे होंगे भारत और रोम के बीच में। और क्या यहाँ से मिला है दोस्तों? तो रोमन सम्राट दोस्तों एक थे, ध्यान रखिएगा, अगस्टक, ठीक है, रोमन सम्राट अगस्टक है। और साथ ही साथ दोस्तों एक और सम्राट है, रोम के सम्राट है, जिनका नाम है टिबेरियस। टिबेरियस जो है इनके हमें क्या मिले? मुद्राएं मिली हैं, मोहरें मिली हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो रोमन सम्राट है, रोमन साम्राज्य के जो शासक थे अगस्टक की मोहरें कहाँ से मिली? तो वो भी अरिकामेडु से मिली है। और ये सारे साक्ष्य जो हमें इस तरफ इशारा करते हैं कि भाई जो है ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत और रोम के बीच में क्या था? घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। देखिए अभी हम लोगों ने बात की पूर्वी भारत पूछा, यानी कि पूर्वी तट पे, ठीक है। और ये कौन सा भारत और रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था दोस्तों? अरिकामेडु, ठीक है, अरिकामेडु। राजगीर तो दोस्तों आपको पता है ये राजधानी हुआ करती थी मगध साम्राज्य की, तो ये तो है ही नहीं। और ये उत्तर भारत में थी, तो यहाँ पे जो है पूर्वी भारत की बात करें अरिकामेडु है, ठीक है। अरिकामेडु कौन किस नाम से जानते थे? पुडक्को नाम से जानते थे, ठीक है, पुडक्के।
किसमें? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। देखिए प्रश्न भी आ गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पुडक्के के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है, जो हमें जो है बहुत सारे भारतीय बंदरगाहों के बारे में जानकारी देने वाला ये महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इससे हमें जो है भारतीय बंदरगाहों के बारे में और भारत से होने वाले विभिन्न क्षेत्रों से जो व्यापार होता था उसके बारे में जानकारी देने वाला ये महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये जो है जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है, इसका लेखक कौन है? ये अज्ञात है, किसी अज्ञात लेखक के द्वारा ये लिखा गया था। और इसने जो है अपने लेखों में, ठीक है, अरिकामेडु का उल्लेख किया है। अरिकामेडु को किस नाम से किया है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा किस नाम से? पुडुक्को के नाम से किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि अरिकामेडु से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, जो हमें एक तरीके से बताते हैं साक्ष्य के आधार पे कि भाई हमारे भारतीयों के व्यापारिक संबंध रहे थे रोमन साम्राज्य से, ठीक है, पहली शताब्दी के समय में। अगला है रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है। देखिए अगेन वही क्वेश्चन आ गया, रोमन बस्ती कालीबंगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। किसी भी तरह का वहां पे हमें रोमन चीजों के साक्ष्य नहीं मिले। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? अरिकामेडु, ठीक है। अरिकामेडु जो है यहाँ से हमें रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। अरिकामेडु पुडुचेरी कोरोमंडल तट पे था, जिजी नदी के तट पे, ठीक है, कोरोमंडल पे। अगला है एम्फोरा जार होता था, यह एक क्या है? देखिए अभी मैंने एम्फोरा जार के बारे में बताया। देखिए ये कुछ एम्फोरा जार कुछ इस टाइप का हुआ करता था, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कुछ इस टाइप का ये एम्फोरा जार हुआ करता था। और यहाँ पे जो है एक तरीके से ये दो हत्थे इस पे बने रहते थे, ठीक है। देखिए मेरी इतनी ड्राइंग तो नहीं अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने एम्फोरा जार बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो है एक लंबा, ठीक है, और दोनों तरफ से हत्थेदार जार होता था, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता था, मृदभांड होता था। तो यहाँ पे जो है एम्फोरा जार क्या होता था दोस्तों? क्या ये जो है एक तरीके का जार होता था जिनपे दोनों तरफ दो हत्थे जार। देखिए यहाँ पे हम बात करें अरिकामेडु से ही इसके साक्ष्य मिले। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? ठीक है, अरिकामेडु से इसके साक्ष्य मिले दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए अरिकामेडु में कितने तरह के जो है मृदभांड मिले, तो 3 प्रकार के मृदभांड मिले, ठीक है। एक तो आपका एम्फोरा देख ही रहे, 3 प्रकार का हमें जो है अरिकामेडु से मृदभांड के साक्ष्य मिले। एक तो आपको कौन सा है? एम्फोरा जार है। दूसरा देखा जाए तो एरेटाइन भी मिला है, ठीक है, एरेटाइन टाइप का भी हमें जार मिला है। दूसरा हमें क्या मिला? एक एम्फोरा हो गया। और तीसरा बात करें तो चंक्राकृत, ठीक है, क्या है? चंक्राकृत, ठीक है, चंक्राकृत मृदभांड जो है हमें यहां से मिले हैं। कहां से दोस्तों? ये मिला है हमें वहां से अरिकामेडु से, ठीक है। अगला है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, संगम साहित्य की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है संगम साहित्य, पहली बात क्या है ये ध्यान रखिए। तो ये तमिल भाषा में लिखित, ठीक है, प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, तमिल भाषा में लिखित जो है प्राचीन ग्रंथ है, साहित्य है। किस भाषा में लिखा गया? तमिल भाषा में, ठीक है। और यहाँ पे जो है 3 संगम जो हुए थे, उन 3 संगम के दौरान इन साहित्यों की रचना की गई थी, जिस वजह से जो है, और ये ही जो है हमें उस समय के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए संगम साहित्य से ही हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है, और इसलिए इसको हम संगम काल कहते हैं। और इस समय जो है हमें 3 राजवंशों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, संगम काल का। और यहाँ पे देखिए कौन है दोस्तों? चेओल है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए पांडे है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो चेर है, ठीक है। तो 3 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से तीनों में सबसे जो प्राचीन राजवंश है दोस्तों वो चेर है, ठीक है। ये सबसे प्राचीन रहता है, ठीक है, सबसे प्राचीन जो है इन तीनों में वो कौन है? चेर है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो ये जो है, और संगम साहित्य में सबसे ज्यादा जो उल्लेख किया गया है वो इसी का किया गया है, सबसे, ठीक है, ज्यादा जो उल्लेख किया गया है, सबसे ज्यादा बार जो उल्लेख किया गया है वो चेर का किया गया। और ये सबसे प्राचीन जो है वो भी रहता है, राजवंश भी रहता है संगम काल के दौरान में, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर देखिए कदम्ब का उल्लेख नहीं है, बाकी देखा जाए तो चेर का है, चोल का है, पांड्य का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ए। अगला है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो कुरल दोस्तों किस भाषा में है? जो कि धार्मिक कविताओं का, ठीक है, संकलन है। अभी हम लोगों ने कुरल के बारे में ऑलरेडी बात किया दोस्तों। कुरल किसे कहा जाता था? ठीक है, तिरुमुर्राय तो कुरल कहा जाता था। और ये किस भाषा में दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा ये तमिल भाषा में, ठीक है। किस भाषा में दोस्तों? ये
तमिल भाषा में है, तमिल भाषा में है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में अभी आपसे एग्जाम अभी पूछा गया था, क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, क्या है? तिरुकुरल्ला। ठीक है, तिरुकुरल। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए भाई ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा सबसे प्राचीन जो है ग्रंथ है, किसका? तमिल ग्रंथ है। और पहला क्या था दोस्तों? तोलकपियम था। ठीक है, और ये जो है तमिल, एक तरीके से जो तमिल साहित्य का ये आधार ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। कौन? इसे कुरल को। ठीक है, ये तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, आधार ग्रंथ माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ऑलरेडी अभी हम लोगों ने बात किया दोस्तों, किसे किया गया है? ये ध्यान रखिएगा, कुरल को ही जो है लघु वेद की संज्ञा दी गई है। और कुरल को अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तिरुकुरल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसके रचनाकार कौन थे? तिरुवल्लुवर जो थे इसके रचनाकार थे। इसे लघु वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक है? तमिल रामायण या फिर जिसे हम कहते हैं रामावतारम के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये कौन है? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर की। कम्बन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? कम्बन जो है ये रचनाकार है किसके दोस्तों? रामावतारम, जिसे हम तमिल रामायणम के भी नाम से जानते। ठीक है, अगला है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे संदर्भ दिया है, उस पर हमें विचार करना है। दो कथन दिए हैं हमें। पहला कथन क्या है? तमिल क्षेत्र के सिद्ध, जिसे हम सिद्तर कहते थे, एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा क्या कथन है? कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। पूछ रहा है कि भाई उपयुक्त में से कौन सा कथन दोनों सही है? एक पहला सही, दूसरा सही, या फिर दोनों ही सही है, या फिर दोनों ही गलत है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आईएएस प्री में ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर करिए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए, पहला जो है क्या है दोस्तों? यहाँ पे पहला सही है। तमिल क्षेत्र के जो सिद्धर थे वो एकेश्वरवादी थे, वो एक ही ईश्वर को मानते थे और वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। जैसे आज हम इस्लाम में देखते हैं दोस्तों, एकेश्वरवादी है, मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो इसी तरीके से ये भी जो तमिल क्षेत्र के जो सिद्धर थे वो भी एकेश्वरवादी थे और वो मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। वो किसी मतलब एक तरीके से सगुण अवतार को नहीं मानते थे ईश्वर के। ठीक है, तो ये करेक्ट इसका हो जाएगा। दूसरा क्या है? लिंगायत क्षेत्र के, यहाँ पे कन्नड़ क्षेत्र के जो लिंगायत है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगा देते, बिल्कुल करेक्ट है। और जाति अधिक्रम को भी अस्वीकार करते थे। तो दूसरा और पहला और दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो लिंगायत थे दोस्तों, इनका ये मानना था कि मरणोपरांत जो शिव के भक्त होते हैं वो शिव में लीन हो जाते हैं, फिर उनका कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये मानते थे, लिंगायत मानते थे। तो इसलिए वो प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि भाई कोई पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो शिव के भक्त है वो तो शिव में लीन हो जाते हैं, उनका कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, वो संसार में फिर से नहीं आते हैं। इसलिए ये भी सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? सी है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, सूची 1 को सूची 2 को सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 दिया है जो कि राजवंश दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? उनके क्षेत्र दिए हुए कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों में अपना शासन किया था। ठीक है, उनके क्षेत्र किन, या फिर किसी की राजधानी किसी के क्षेत्र में। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस पे चलते हैं। देखिए आईएएस का ही क्वेश्चन है। देखिए गुप्तास की बात करें दोस्तों, गुप्ता किससे संबंधित है? तो पहला जो है, पहले का ऑप्शन देखिए देवगढ़ हो जाएगा। क्या पहले में हमें 4 कहीं पे देखने को मिल रहा है? ठीक है, देवगढ़ पहले का 4। हाँ, यहाँ पे देखिए सी निकाल दीजिए, सी में 4 नहीं, सी में। अब देखिए दो में से, अब हमें बी से ही हमें आंसर पता चल जाएगा। देखिए देवगढ़ है। ठीक है, देवगढ़ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है देवगढ़ में यहाँ पे दशावतार मंदिर मिला है। ठीक है, दशावतार देवगढ़ कहाँ पे दोस्तों? ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर में है यूपी के। और यहां से हमें क्या मिला है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर के अवशेष मिले। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, दशावतार, ठीक है, दशावतार मंदिर के अवशेष मिले हैं। मतलब मंदिर है यहाँ पे, अवशेष क्या है? मंदिर यहाँ पे स्थित है, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ठीक है,
वेत्रवती नदी के किनारे स्थित है, जिसे हम वेतवा कहते हैं। ठीक है, वेतवा नदी के किनारे पे स्थित है ये मंदिर। ठीक है, दशावतार मंदिर। और ये भारतीय मंदिर निर्माण में जो शिखर का, ठीक है, पहला उदाहरण, जो शिखर बनाया जाता है मंदिरों के ऊपर, जो शिखर बनते हैं उन शिखरों का पहला उदाहरण जो होता है शिखर का, यानी ठीक है, पहला उदाहरण हमें गुप्तकालीन दशावतार मंदिर में देखने को मिलता है। ठीक है, चंदेल दोस्तों, चंदेलों की बात करें तो चंदेल देखिए खजुराहो, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ठीक है, चंदेल। और यहाँ पे भी हमें अगर हम बात करें चंदेल की दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या चीजें मिली है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे लगभग 25 खड़े मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, 25 खड़े मंदिर, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मंदिर जो आपसे पूछा जाता है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है दोस्तों? कंदरिया महादेव का मंदिर। ये भी ध्यान रखिएगा, खजुराहो में ही है कंदरिया महादेव का मंदिर। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये जो 25 मंदिर है, ये किन धर्मों को समर्पित है ये भी पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शैव धर्म यानी कि हिंदू, यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, शैव धर्म है। विष्णु यानी कि शिव जी की प्रतिमा मिलेगी, विष्णु जी की प्रतिमा मिलेगी। और ध्यान रखिएगा, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जैन मंदिरों के अवशेष हैं। तो ये 25 मंदिरों में शिव विष्णु, जिसमें से कंदरिया महादेव भगवान शिव को समर्पित मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या हमें यहाँ पे आंसर मिल गया? हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। बादामी के चालुक्य, जिनका महत्वपूर्ण शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसके बारे में हमें एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। वहीं बात करें पल्लव, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पनवले। ठीक है, कांची के पल्लव थे ना, कांची के पल्लव नरसिंह वर्मन, जिसके समय में वेंग शॉन्ग जो कि कांची पर दौरा करता है, यात्रा करता है, तो ये जो है पनवले जो है ये पल्लव से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम था? तो व्यापारियों का निगम दोस्तों कौन था? देखिए, व्यापारियों को जो नियंत्रित करा जाता था दोस्तों, उनको श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्यापारियों को नियंत्रित करने वाला जो वर्ग होता था उनको श्रेणियां कहा जाता था। और कई तरह की श्रेणियां हमें देखने को मिली है। ठीक है, दक्षिण भारत में हम लोगों ने पहले ही बात किया है। सबसे पहला तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों जो मणिग्रामम। ठीक है, मणिग्रामम जो है ये भी श्रेणी थी। और कौन सी श्रेणी थी दोस्तों? नाना देशी। नाना देशी भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है, नाना देशी। ठीक है, नाना देशी भी श्रेणी थी। मणिग्रामम जो श्रेणी थी दोस्तों, वो क्या करती थी? आंतरिक और जो समुद्री व्यापार होते थे उनमें संलग्न रहती थी। ठीक है, आंतरिक व्यापार जो होते थे, मतलब राज्यों के अंदर ही जो व्यापार होते थे, या फिर जो समुद्र तटीय जो व्यापार होते थे उनमें ये संलग्न रहती थी। नाना देशी जो श्रेणी थी दोस्तों, वो विदेशी व्यापार को क्या करती थी? ये विदेशी व्यापारों से संबंधित है, जैसे कि जावा, यहाँ पे जो है बर्मा हो गया। ठीक है, बर्मा जो कि म्यांमार था। ठीक है, वही बात कर सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा इंडोनेशिया वाला क्षेत्र। तो जो विदेशी व्यापार होते थे दोस्तों, उनमें जो संलग्न, उनसे जो संबंधित श्रेणी थी वो नाना देशी थी। और मणिग्रामम जो थी वो दोस्तों ये भी प्राचीन भारत के व्यापारियों का एक निगम था। ठीक है, जो कि किस व्यापार को देखती थी? तो आंतरिक व्यापार को देखती थी। समुद्र तटीय जो क्षेत्र थे वहां पे जो व्यापार होता था उनका वो देखरेख करती थी। ठीक है, अगला है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोकलम का युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तोकलम का युद्ध देखा जाए तो हुआ था, क्यों हुआ था? यहाँ पे सबसे पहली बात तो बात करते हैं तोकलम का युद्ध हुआ कब था? तो ये माफ करिएगा 949 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और ये किसके? तो चोलों और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। ठीक है, चोल और जो थे ये आपस में, देखिए जो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र था दोस्तों, जो कि बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था, उस पर अधिकार करने के लिए जो दक्षिण भारत में अक्सर राजवंश आपस में भिड़ जाते थे। तो इसमें चोल और राष्ट्रकूटों का भी जो कि हम देखते हैं, हमने ये भी आपसे बताया था कि जब बादामी के चालुक्यों का पतन होता है तो उन्हीं के अवशेषों पर यहाँ पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट आते हैं। ठीक है, और इन्हीं राष्ट्रकूटों का जब पतन होता है तो कौन आते हैं? ठीक है, चालुक्यों की दूसरी शाखा आती है, कल्याणी के चालुक्य आते हैं, जिनके पैरेलल में वेंगी के चालुक्य रहते हैं। तो जब यहाँ पे चोल रहते, जब राष्ट्रकूट आते हैं तो राष्ट्रकूटों के समय में, ठीक है, जब ये 750 के लगभग आते हैं तो इन्हीं के समय में एक शासक रहता है राष्ट्रकूट के समय में दोस्तों, जिसका नाम रहता है दोस्तों कृष्ण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण तृतीय। ठीक है, कृष्ण तृतीय, उसने क्या किया था? आक्रमण किया था कृष्ण तृतीय चोलों पर। उस समय चोलों का जो शासक था दोस्तों परांतक, ध्यान रखिएगा, परांतक प्रथम था। ये वही परांतक है दोस्तों जिसके समय के उत्तर मेरु अभिलेख मिला है दोस्तों, उत्तर मेरु अभिलेख। और उत्तर मेरु अभिलेख से हमें चोल कालीन स्थानीय, ठीक है, शासन प्रशासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है।
पारंतक प्रथम जो था इसमें हार जाता है, कृष्ण तृतीय जो है वो जीत जाता है, और जीतने के बाद कृष्ण तृतीय ने बहुत महत्वपूर्ण उपाधियां धारण किया था। जैसे इसने जीतने के बाद, ठीक है, तोंड मंडल पे क्या कर लिया था, इसने अधिकार कर लिया था। उपाधि कौन सी धारण की थी, ध्यान रखिएगा, तंजय कोंड की उपाधि धारण किया था, ठीक है, तंजय कोंड की उपाधि इसने धारण किया था, ठीक है, कृष्ण तृतीय ने। तो चोलों को पराजित किया था। बाद में पारंतक द्वितीय का जब पुत्र आता है दोस्तों, कौन, राजराज प्रथम, तब वो अपनी साम्राज्यवादी नीति को जो है आगे बढ़ाता है और इन सब क्षेत्रों को जीतता है, ठीक है। तो कृष्ण तृतीय काफी योग्य शासक रहते हैं। तो इन्हीं के समय में तोलकप्पम का युद्ध हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तोकलम का युद्ध, जो कि कब हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा 4949 यानी कि 949 ईस्वी के करीब हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संगम युग में उरेउर किस लिए यहाँ पे विख्यात था? तो उरेउर किस लिए दोस्तों जाना जाता था संगम काल में? देखिए उरेउर की बात करें दोस्तों, तो ये राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, राजधानी हुआ करती थी, प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी चोलों की, ठीक है, जय के चोल राज्य की जो ये प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। बाद में इन्होंने जो है अन्य राजधानियों को बनाया था, ठीक है। बाद में प्रारंभिक जो थी, माफ करिएगा, जो प्रारंभिक नहीं थी, मतलब बाद में इन्होंने राजधानी बनाया था। प्रारंभिक जो राजधानी थी वो तो मनलूर थी, ठीक है, प्रारंभिक राजधानी जो मंगलूर थी, मनलूर, और बाद में इन्होंने चोलों ने जो है, ये चोलों ने अपनी राजधानी बनाया था उरेउर, ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ इन्होंने जो है तंजौर को भी जीता था। तो ये जो उरेउर थी दोस्तों, ये जनरली देखा जाए किस चीज के लिए जानी जाती थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो कपास के व्यापार के लिए, ठीक है। उरेउर जो थी वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी। उरेउर कहाँ स्थित थी दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु में ही, ठीक है, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में, ठीक है। कौन सा स्थान है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, तो ये जो है ठीक है, तिरुचिन्नापल्ली, जिसे हम देखिए पहले, ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम के नाम से जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे तिरुचिरापल्ली में स्थित है ये, ठीक है, ये जो उरेउर क्षेत्र है, और ये किस नदी के तट पे अवस्थित है, तो ये कावेरी नदी के तट पे अवस्थित है, ठीक है, कावेरी नदी के तट पे अवस्थित है, ठीक है। और ये जो है इसके बारे में हमें जानकारी, उरेउर के बारे में जानकारी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलती है, और कपास के व्यापार का ये महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों की पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य दोस्तों अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है, कावेरी के दक्षिण में स्थित, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पांड्य राज्य थे। और पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी थी दोस्तों, अभी हमने बात किया, देखिए ये थी वेंगी, ठीक है, वेंगी जो थी ये थी। पांड्य राज्य दोस्तों कावेरी के दक्षिण में स्थित था, जैसे कि हमने बात किया, और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो मदुरै हुआ करती थी, ठीक है। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों, मदुरै थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो वेंगी वाला जो क्षेत्र था दोस्तों, वो काफी ज्यादा उर्वरक क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था, इसीलिए जो है ये पांड्य राज्य की जीवन रेखा कही जाती थी, वेंगी, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे देखिए उस समय संगम काल में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है हमें बंदरगाह देखने को मिलते हैं, पूर्वी की तुलना में, ठीक है, पश्चिमी जो है तट की तुलना में हमें पूर्वी तट पे बहुत सारे बंदरगाह देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें कौन कौन से बंदरगाह थे दोस्तों, ठीक है, संगम कालीन जो प्रमुख बंदरगाहों में देखा जाए तो टोंडी, ठीक है, टोंडी भी थे, टोंडी, और अगर कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, मुशीरी, ये सब जो कि पश्चिमी तट पे स्थित है, ठीक है। और भी महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जैसे कि कोंडू, ठीक है, मड़म, कोंडू मड़म भी बंदरगाह था जो कि पूर्वी तट पे स्थित था, ठीक है। यहाँ पे वांजी भी बंदरगाह था, बंदर वांजी, ये भी, ठीक है, ये भी बंदरगाह था जो कि आपका पूर्वी तट पे स्थित था, ठीक है, ये भी था। और कौन से थे, करोरा, ठीक है, करोरा बंदरगाह भी जो था ये भी आपका दोस्तों पूर्वी तट पे स्थित था, ठीक है। यहाँ पे नलसिंडा बंदरगाह भी यहाँ पे स्थित था। तो ये दोनों बंदरगाह थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कोरेक्के और फुहार जो था ये दोस्तों ये पश्चिमी तट पे स्थित था। फुहार बंदरगाह दोस्तों चेरों के समय में बहुत फेमस था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो किसे संबोधित करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे प्रधानमंत्री को, कि राजस्व मंत्री को, कि सेना अधिकारी को, या फिर राजा को, किसे संबोधित किया जाता था कौन को मनन करके? तो ये राजा को, ठीक है, राजा को संबोधित किया जाता था। करेक्ट आंसर पे चलते, डायरेक्ट आंसर पे, करेक्ट आंसर इज डी है, ठीक है, राजा को।
अगला है तृतीय संगम साहित्य हुआ था, संगम हुआ था, देखिए 3 संगम हुआ था, ठीक है 3 संगम हुआ था, तीनों के स्थान आपको पता होने चाहिए। देखिए 3 संगम हुआ था, ठीक है 3 संगम हुआ था। पहला जो हुआ था, पहला, ठीक है, फिर दूसरा, ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तीसरा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा तीसरा संगम कहाँ हुआ था, देखिए पहले की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है पहला जो हुआ था तो ध्यान रखिएगा पहला मदुरई में हुआ था, ठीक है, मदुरई में जो है पहला हुआ था। वहीं अगर आपसे बात की जाए दूसरा कहाँ पे हुआ था दोस्तों तो कपाटपुरम में हुआ था, ठीक है, कपाटपुरम में जो है दूसरा हुआ था। और अगर आपसे पूछा तीसरा कहाँ पे होता तो मदुरई में ही तीसरा हुआ था, ठीक है, मदुरई में ही तीसरा हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मदुरई। पांड्य राज्य की जो राजधानी थी, पांड्य राज्य के संरक्षण में ही जो ये तीनों संगम साहित्य हुए भी थे। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, पहले की जो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों ऋषि अगस्त के द्वारा किया था, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को दक्षिण भारत की तरफ क्या लेके गए थे, ठीक है, अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। आपसे पूछा जाए कि दूसरी की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था तो अगस्त ऋषि, प्रारंभ में तो अगस्त ऋषि ने किया, ठीक है, अगस्त ऋषि ने किया। फिर बाद में इनके शिष्य जो थे जिनका नाम है तोल कपियर, ठीक है, तोल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा तोल कपियर के द्वारा किया गया, ठीक है, बाद में किया गया, यानी कि 2 लोगों के द्वारा किया गया। और यहाँ पे जो है तीसरा जो किया गया वो आयोग के अनुसार देखा जाए नक्कीकर के द्वारा जो है तीसरा अध्यक्षता की गई, ठीक है। ये 3 जो है साहित्य हुए थे, संगम साहित्य हुए थे, संगम जो है साहित्य थे, माफ करिएगा, यहाँ पे 3 संगम हुए थे। और इसी संगम के दौरान जो है संगम साहित्यों की रचना की गई थी, जिससे हमें संगम काल की जानकारी मिलती है। तो पहला और तीसरा मदुरई में हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दूसरा जो था कपाटपुरम में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। देखिए अभी हमने बताया आर्यकरण वेदों का, वेदों से संबंधित है, वेदों को ज्ञान को दक्षिण भारत में पहुंचाने का जो श्रेय था वो ऋषि अगस्त को था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ऋषि अगस्त को था, ठीक है। अगला है यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ क्या दिया है दोस्तों, राज्य दिया है, एक तरफ उनकी राजधानी दिया है। देखिए चालुक्य, बादामी के चालुक्य जिसे वातापी के चालुक्य कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखिए कई बार हो गया तो आपको याद हो गया। कांची के पल्लव हुआ करते थे दोस्तों, ये भी सही है, तो कांचीपुरम हो जाएगा। हर्ष दोस्तों कन्नौज का शासक था, ठीक है, हर्षवर्धन, जिसने, ठीक है, क्या किया था, देखिए हर्ष चालुक्यों की, यानी कि, और यहाँ पे जो चालुक्य शासक कौन था दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय था। और हर्ष जो कि उत्तर भारत का था ठीक है, शासक था, वर्धन वंश का था, ठीक है, जिसे पुष्यभूति वंश कहते हैं। और इसी का शासक था, महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी राजधानी थानेश्वर से दोस्तों कहां लेके आया था, कन्नौज लेकर के आया था। कन्नौज में उसकी बहन का विवाह, मोखरी वंश का शासन था, और उसकी जो बहन का विवाह हुआ था ग्रहवर्मन से हुआ था, जो कि डेथ हो जाती उनकी, जब मर जाते तो अपनी बहन के आग्रह पे, जो कि राजश्री नाम था हर्षवर्धन की बहन का, तो बहन की आग्रह पे जो है वो कन्नौज आता है। कन्नौज को अपनी राजधानी बना करके पूरे उत्तर भारत पे अपने साम्राज्य को स्थापित करता है, कौन दोस्तों, हर्षवर्धन। और इसी क्रम में मैंने बताया था कि जब वो दक्षिण की तरफ अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में वो जब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ता है तो दक्षिण भारत का एक वंश रहता है दोस्तों, हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे चालुक्यों का शासन रहता है। चालुक्यों का एक शासक है पुलकेशिन द्वितीय, जो उत्तर की तरफ बढ़ता है, और इधर हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। और रेवा नदी यानी कि नर्मदा नदी के तट पे दोनों का क्या होता है दोस्तों, युद्ध होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। और ये सब जानकारी दे कौन रहा है, ये सब जानकारी एहोल अभिलेख दे रहा है, ठीक है, रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख, वही रवि कीर्ति जिन्होंने अपने आप को कालिदास और भारवी के समान रखा था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये पांड्यों की थी मदुरई, ठीक है, मदुरई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3421। तो क्या आंसर है हमें, 3421 करेक्ट आंसर है, सही, ठीक है। अगला है भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, पारंतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा, ठीक है, पहले राजवंश की स्थापना। तो ये आपसे एग्जाम पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पे जो बात किया जाए दोस्तों, तो पहला अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आंसर पे चलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, सबसे पहले जो हुआ था वो क्या हुआ था कि यहाँ पे महेंद्र वर्मन के अधीन जो है क्या था, पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी, ठीक है, महेंद्र वर्मन के अधीन। कब हुई थी दोस्तों, अगर हम महेंद्र वर्मन की काल देखें दोस्तों तो ये लगभग 600 से, ठीक है, ये जो काम हुआ था ये 600 से लेकर के 630 में हुआ था। इसके बाद गोपाल द्वारा यहाँ पे पाल राजवंश की स्थापना दोस्तों गोपाल
क्या था, बंगाल में, ठीक है। इसी का शासक था धर्मपाल, ठीक है। तो ये भी है महत्वपूर्ण। तो इसके द्वारा कब किया जाता है दोस्तों, ये लगभग जो माना जाता है गोपाल के द्वारा, ये लगभग 750 से, ठीक है, कितना माना जाता है, 750 से लेकर के 770 माना जाता है। उसके बाद कौन है दोस्तों, तो राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। तो राजा भोज के अधीन जो प्रतिहारों का उदय होता है वो 836 से लेकर के लगभग कितना माना जाता है, 885 तक माना जाता है। और अंत में पारंतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना जो की जाती है, ठीक है, वो कब मानी जाती है, 907 से, ठीक है। कितना माना जाता है दोस्तों, लगभग 907 से लेकर के 953 तक, ठीक है। 907 से लेकर के 953 तक माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, ठीक है, यानी कि 6ठी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के राजवंश और उसकी राजधानी सही सम्मिलित है। यहाँ एक तरफ राजवंश दिया, एक तरफ उनकी राजधानी दिया, पूछा भाई कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। पल्लव की राजधानी, यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। पांड्य की राजधानी मदुरै थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम बात करें तो कि यहाँ पे चेर की राजधानी, देखिए चेर दोस्तों पुडुचेरी तो इधर क्षेत्र पे, और चेर जो थे वो केरल वाले क्षेत्र पे शासन करते थे दोस्तों। केरल में जो थे चेर थे, तो उनकी राजधानी यहाँ कैसे होगी भाई, उनकी राजधानी तो इधर ही होगी, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि ये इनकरेक्ट दिया हुआ है भाई। चेरों की जो राजधानी हुआ करती थी, वो ध्यान रखिएगा, वो क्या हुआ करती थी, चोलों की राजधानी तो दोस्तों ये थी तंजौर थी, बिल्कुल सही है। वांची, इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वांची हुआ करती थी, ठीक है। वांची, ये जो ट्रावनकोर वगैरह वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे जो बात करें कोचीन, मालाबार, ये सारे जो क्षेत्र आते थे वो चेरों के अधीन आते थे, और वांची इनकी जो थी राजधानी थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे देखिए सारे जो है पल्लव के शासक दिए, पल्लव वंश के, पल्लव राजवंश के शासक हैं, और इनका देखिए क्रम हमें निर्धारित करना। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, वही बता पाता जिसको अच्छे से इसके बारे में जानकारी होती, या एक दो के भी बारे में जानकारी होती तो अच्छे से वो आंसर कर देता। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों जो कांची, यहाँ पे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पल्लव के शासक जो थे, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, ये भी हम लोगों ने बात किया था सब। देखिए पिछला जो है, इसीलिए मैं कहती हूँ पिछला हमेशा वीडियोस क्लास को देख लिया करें, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है पिछली वीडियो मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं रिपीट नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में तो सब बताती हूँ, बीच में जो रिपीट नहीं करते काफी टाइम टेकन हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें सिंह विष्णु के द्वारा जो है पल्लव राजवंश की स्थापना की गई। तो इसके करेक्ट आंसर पे अगर हम चले दोस्तों, डायरेक्ट आंसर पे चले, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4213, यानी कि अगर बात करें सबसे पहले महेंद्र वर्मन आया था। महेंद्र वर्मन की दोस्तों बात करें तो इसका जो समय पीरियड क्या था दोस्तों, अभी हम लोगों ने बात किया 600, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला अभी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में जो लास्ट वाले क्वेश्चन में बात किया 600 से लेकर के 630 था। उसके बाद दोस्तों कौन है दोस्तों, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन का क्या है 600, इसके बाद ही वो शासक बनता है 630 से लेकर के दोस्तों 668 तक जो है शासन करता है, ठीक है। यही वो नरसिंह वर्मन है दोस्तों जिसने जो हर्षवर्धन को जिसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाला शासक है दोस्तों नरसिंह वर्मन। और महेंद्र वर्मन के बारे में एक उपलब्धि और है दोस्तों, ये बहुत ही मतलब विद्वान शासक था महेंद्र वर्मन। इसने, ठीक है, मत विलास प्रहसन की रचना की थी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था, वो भी किसने किया था, महेंद्र वर्मन ने किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वो। इसके बाद कौन आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, परवेश्वर वर्मन और फिर नंदी वर्मन। अगला है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो चीनी यात्री था जो चालुक्यों के शासनकाल में भारत और चीन के संबंधों का विवरण दिया है। किसने दिया है दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने है, और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो है, ठीक है, मातवालिन। करेक्ट आंसर इज डी है, ठीक है। ये क्या नाम है, तो ये मातवालिन है, ठीक है, जिसने जो है ये चीनी यात्री था और चालुक्यों के शासनकाल में भारत और चीन के जो संबंध थे उनका विवरण दिया है। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने उत्तर भारत में शासन नहीं किया। देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है। मौर्य मगध वंश के अंतर्गत आया था, मौर्यों ने तो उत्तर भारत, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, तो पहला तो ये नहीं।
गुप्त राजवंश पूरे उत्तर भारत में, ठीक है। ये भी कि चालुक्यों के बारे में बार बार मैंने बताया कि ये पश्चिमी वाले क्षेत्र में चालुक्यों की 3 शाखा थी। प्रारंभिक शाखा दोस्तों ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में थी, प्रारंभिक शाखा। उसके बाद महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्य थे। इन्हीं के साथ साथ दोस्तों वेंगी के चालुक्य जो थे, इस वाले क्षेत्र में वेंगी के चालुक्य थे, ठीक है। ये कल्याणी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे, और ये बादामी वातापी के चालुक्य थे। तो भाई इसका जो है करेक्ट आंसर जो है, चालुक्यों ने कभी भी जो है दक्षिण भारत में नहीं किया था, दक्षिण भारत में शासन किया था, उत्तर भारत में नहीं किया था। उत्तर भारत की तरफ अग्रसर भी हुए थे पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, लेकिन उन्होंने शासन नहीं किया था, जीत हार के, मतलब उसको हरा करके हर्षवर्धन को, लेकिन उस तरफ बढ़े नहीं थे वो, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो किस राजा ने भेजा था दोस्तों, ये किसका है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य राजा कुमारपाल, ठीक है। करेक्ट आंसर इस बी है, चालुक्य राजा कुमारपाल, ठीक है। अगला है, और इसके बारे में बात करें तो ये जैन मतानुयायी था, ठीक है। ये जो कुमारपाल था दोस्तों ये जैन मतानुयायी था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जैन मतानुयायी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कदम राजाओं की राजधानी थी दोस्तों, कदम राजाओं की बात करें दोस्तों तो कदम राजवंश की जो स्थापना किया था वो देखिए कौन है, सबसे पहले जो संस्थापक कौन है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा इनके बारे में इतिहास में नहीं है। मयूर शर्मन जो थे वो इसके संस्थापक थे, और कदम्बों की जो राजधानी थी दोस्तों वो वनवासी थी, वनवासी के कदम थे, और इनको जो है कदम्बों को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ये कदम्ब को राजधानी, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने मिला लिया था। तंजौर किसकी राजधानी थी दोस्तों? चोलों की राजधानी थी तंजौर, ये भी ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए तंजौर। कांची के कौन थे दोस्तों? पल्लव थे, ठीक है, कांची के पल्लव थे। बादामी के कौन थे? चालुक्य थे, ठीक है। कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? वनवासी थी। करेक्ट आंसर इज बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो काकतीय राज्य में कौन सा महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था दोस्तों? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर भी क्या करिए, वीडियो को शेयर भी करते रहा करिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों मोट्टुपल्ली, ठीक है। मोट्टुपल्ली की बात करें, यहाँ पे मोट्टुपल्ली जो है ये ध्यान रखिए काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण पत्तन था। कहाँ पे है वर्तमान में? तो ये आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के तट पे स्थित था, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश के, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पे स्थित है, ठीक है, कृष्णा नदी के तट पे स्थित था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, इस पत्तन का जो है इसके समय में जो है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इटली का जो यात्री था दोस्तों मार्को पोलो, मार्को पोलो ने ना इस बंदरगाह की यात्रा की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इटली का यात्री, ये भी पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ से इस तरह से भी आंसर पूछा जाएगा। इटली का यात्री है दोस्तों, ठीक है, मार्को पोलो। मार्को पोलो ने किस बंदरगाह की यात्रा की थी? तो वो क्या था दोस्तों? मोट्टुपल्ली बंदरगाह की, ठीक है, मार्को पोलो, ठीक है, जो कि काकतीय राज्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, ठीक है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत जो है 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? किसने भेजा था दोस्तों? किस राजवंश के शासक ने भेजा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पांड्य, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांड्य, ठीक है। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके बारे में अगर बात करें कि पांड्य में भी किस शासक ने भेजा था दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा नेंडुजिलियन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांड्य वंश का संगमकालीन पांड्य वंश की मैं बात कर रही हूँ। इस समय का एक शासक था दोस्तों जिसका नाम है नेंडुजिलियन, ठीक है। नेंडुजिलियन ने जो है एक रोमन सम्राट, ठीक है, रोमन सम्राट अगस्टक, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसका हमें जो मोहर मिलती है हरिका मेडू से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगस्टक के दरबार में जो है कहा जाता है 26 ईस्वी पूर्व में क्या भेजा था? अपना दूत भेजा था। और इसके शासनकाल का जो विवरण मिलता है, ठीक है, नेंडुजिलियन के शासनकाल का जो विवरण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा मदुरै, ठीक है, मदुरै कांची, ठीक है, मदुरै कांची से जो है मदुरै कांची कविता में इसका उल्लेख मिलता है। और यही जो है नेंडुजिलियन ने रोमन सम्राट अगस्टक के दरबार में 26 ईस्वी पूर्व में क्या भेजा था? एक दूत भेजा था, ठीक है। पांड्य राज्य का ये राजा था। पांड्यों की अगर बात कर लीजिए दोस्तों, पांड्य राज्य के संस्थापक सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है, देखिए पांड्य जो राजा था, ये जो पांड्य राजवंश था दोस्तों, ठीक है, पांड्य राजवंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अगर आपसे पूछ दे तो ये जो सर्वप्रथम उल्लेख है दोस्तों वो कहाँ मिलता है? ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है दोस्तों, पाणिनि के,
ठीक, जो कि व्याकरण ग्रंथ है पाणिनि के अष्टाध्यायी में, ठीक है, अष्टाध्यायी में इसका हमें उल्लेख मिलता है। चोल यहाँ पे पांड्य का, पांड्यों की राजधानी क्या थी, कई बार बताया, मदुरै थी इसकी राजधानी, ठीक है, मदुरै थी इसकी राजधानी, ठीक है। और मदुरै प्रारंभिक राजधानी देखिए इनकी क्या थी, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक जो राजधानी थी वो थी, ध्यान रखिएगा, कोरकई। और कोरकई जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है, मोतियों के लिए कोरकई प्रसिद्ध थी। बाद में इनकी राजधानी मदुरै हुई। इनका जो उल्लेख मिलता है पांड्य राजवंश का, वो हमें पाणिनि के अष्टाध्याय में सर्वप्रथम पांड्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। राजधानी इनकी मदुरै थी। इनका चिन्ह पूछ दे क्या था दोस्तों, मछली इनका चिन्ह था, ठीक है। और इन्हीं वंश का एक शासक है जिसका नाम है नेंडुजिलियन, जिसके बारे में हमें मदुरै कांची कविता में उल्लेख मिलता है। इसने रोमन सम्राट अगस्टक के दरबार में 26 ईस्वी पूर्व में एक दूत भेजा था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, डायरेक्ट आंसर पे बात करते हैं। तो ये जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों मदुरै में स्थित है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मदुरै में जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है, ठीक है। और मदुरै किसकी राजधानी थी, पांड्यों की। अगला है सुमिलित करना है दोस्तों, एक तरफ मंदिर दिया हुआ, एक तरफ कहाँ पे वो स्थित है। अभी देखिए यहाँ पे बात किया गया मदुरै में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन दिया है मदुरै, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस कैसे रिपीट करता है, तो पहले का 2 हो जाएगा, क्या हमें 2 नहीं दिख रहा, देखिए डायरेक्ट आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अगर बात करें मीनाक्षी मंदिर तो मदुरै जो कि बालाजी विश्वनाथ मंदिर, यहाँ पे वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें तो ये तिरुमाल में है जो कि आंध्र प्रदेश में है। महाकाल जैन का उज्जैन, ठीक है, उज्जैन का ध्यान रखिएगा, महाकाल मंदिर। बेल्लूर का मठ, ठीक है, जो कि हावड़ा यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलिए दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, देखिए बड़े बड़े मंदिर होते थे और वहां पे जो आकर्षक द्वार जो कहलाते थे वो गोपुरम कहलाते थे, ठीक है। गोपुरम जो होता था वो आकर्षक द्वार हुआ करता था दक्षिण भारत के मंदिरों में, ठीक है। अगला है प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो संगम साहित्य हमें क्या बताते हैं दोस्तों, संगम साहित्य से हमें क्या ज्ञात होता है, क्या संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं था, ये तो गलत है, बहुत था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविताओं में सरमर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं, ये भी नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया, ऐसा नहीं है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जो वर्ण का, ठीक है, सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था भाई। तो यहाँ पे देखिए कुषाणों ने नहीं किया था, रोमन साम्राज्य जो संगम कालीन जो शासक हुआ करते थे, जो राजवंश थे यानी कि चेर, ठीक है, चेर जो थे वो उन्होंने रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। हमने ये भी बताया कि पांड्य का राजा है दोस्तों, पांड्य वंश का, ठीक है, नेंडुजिलियन, जिसने 26 ईस्वी पूर्व में लगभग किसको भेजा था, रोमन जो है सम्राट अगस्टक के दरबार में दूत भेजा था। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर की। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, संगम साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए जिनके बारे में हम लोगों ने देखा। संगम साहित्य के अंतर्गत जो था संगम काल के दौरान 3 महत्वपूर्ण राजवंश चोल, चेर और पांड्य, उनके बारे में देखा। कुछ साहित्य के बारे में देखा, इनका जो अन्य क्षेत्रों में यानी कि जैसे रोमन साम्राज्य से जो इनका व्यापारिक संबंध था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती, इसको देखा। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया दोस्तों। तो ये था आज का हमारा जो है चोल साम्राज्य, यानी कि यहाँ पे हम बात करें जो साउथ इंडिया की जो महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी उसके बारे में बता। अगली क्लास में जो है हम बात करेंगे भारतीय साम्राज्य के जो साहित्य हैं, स्थापत्य, उनसे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उनको देख लेंगे और इस तरीके से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।